अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल के टॉपिक में मैंने आपको स्पेक्ट्रम डिटेल में पढ़ाया था। उसकी दो टाइप्स बताई थी, कॉन्टिन्यूअस और लाइन स्पेक्ट्रम। फिर लाइन स्पेक्ट्रम की भी मैंने आपको फर्दर दो टाइप्स बताई थी, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। उसके बाद हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और उसके अंदर बनने वाली जो लाइंस के मुख्तलिफ ग्रुप्स थे, लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, पास्चन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़, पी फंड सीरीज़, उनके बारे में पढ़ा। और उसके बाद हमने ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी डिटेल में देखा। आज का टॉपिक उसके साथ थोड़ा सा रिलेटेड है, तो उस टॉपिक को जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। आज हमने जो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइंस बनी थी, लाइमन सीरीज़ की लाइन, बाल्मर सीरीज़ की लाइन, पेस्टन सीरीज़ की स्पेक्ट्रल लाइंस, उनके वेव नंबर को कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला है वो डिराइव करना है। अगर हमें स्पेक्ट्रल लाइंस के वेव नंबर के कैलकुलेशन के लिए फार्मूला चाहिए तो हमें सबसे पहले एनर्जी एक्सप्रेशन चाहिए होगी। एनर्जी एक्सप्रेशन में आपको बोर्स मॉडल में डिराइव करवा चुकी हूँ। जो हमारे पास जनरल फार्मूला आया था एनर्जी का डिराइव होके वो ये था, ई एन इज इक्वल टू माइनस जेड स्केयर एम ई फोर डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्केयर एन स्केयर ए स्केयर। इसमें मैंने आपको बताया था कि एम ई फोर डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्केयर ए स्केयर कांस्टेंट फैक्टर है और इसकी वैल्यू भी मैंने आपको बताई थी -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल के बराबर होती है। इस एनर्जी एक्सप्रेशन से आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की किसी भी ऑर्बिट में एनर्जी को निकाल सकते हैं। अब आप देखें कि हम लोगों ने इस एनर्जी एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए डेल्टा ई की वैल्यू फाइंड करनी है। डेल्टा की ई क्या होता है? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन हायर एंड लोअर ऑर्बिट। हम सपोज कर लेते हैं कि E1 हमारा लोअर ऑर्बिट है और उसके लिए क्वांटम नंबर n की वैल्यू 1 है, और E2 हमारा हायर ऑर्बिट है, उसके लिए क्वांटम नंबर n की वैल्यू 2 है। इस एक्सप्रेशन में, जनरल एक्सप्रेशन में सिर्फ ये चेंज आएगा कि जब हम E1 के लिए इस फार्मूला को लिखेंगे तो n के साथ n1 का स्केयर लगा देंगे, और n1 का स्केयर किसको इंडिकेट करेगा? इलेक्ट्रॉन इन लोअर ऑर्बिट को। जब हम इसी जनरल एक्सप्रेशन को E2 में एक्सप्रेस करेंगे तो बाकी एक्सप्रेशन तो वही रहेगा, लेकिन n स्केयर की बजाय हम n1 स्केयर की बजाय n2 का स्केयर ले लेंगे और ये हमारी इक्वेशन 2 कहलाएगी। n2 स्केयर का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। E1 का मतलब है एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इन लोअर ऑर्बिटल, और E2 से मुराद है एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इन हायर ऑर्बिटल। जब हम एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे तो हायर ऑर्बिट में से लोअर ऑर्बिट की एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दोनों फार्मूलों में माइनस साइन है और इसमें ये भी माइनस साइन है, तो हम जब E2 में से E1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जेड स्केयर एम ई फोर डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्केयर n2 का स्केयर ए स्केयर आ जाएगा। फिर ये फार्मूले में जो माइनस साइन है वो, और E1 के साथ जो अपना माइनस साइन है वो भी साथ आ जाएगा, माइनस जेड स्केयर एम ई फोर डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्केयर n2 की बजाय जब हम E1 का लेंगे तो n1 का स्केयर और h का स्केयर आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने ये करना है कि ये जो माइनस और माइनस है मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग प्लस साइन में चेंज हो जाएगा, इसको प्लस ले लेना है। बाकी ये पूरी एक्सप्रेशन ये माइनस साइन के साथ ही रहेगी और ये प्लस साइन के साथ हो जाएगी। उससे अगले स्टेप में हमने करना ये है कि सिर्फ लिखने में ये करना है कि जो प्लस वाली एक्सप्रेशन है उसको पहले लिख लेना है, जेड स्केयर एम बी फोर डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्केयर n1 स्केयर 8 स्केयर, ये मैंने पहले लिख दिया प्लस साइन वाला, और माइनस साइन वाले को बाद में लिख लूँगी, माइनस जेड स्केयर एम बी फोर डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्केयर n2 स्केयर और 8 स्केयर। E2 बाद में आ गया और E1 पहले आ गया। जो ऊपर वाली क्वेश्चन थी उसमें जो कॉमन फैक्टर था वो था जेड स्केयर एम ई फोर डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्केयर 8 स्केयर। जो फैक्टर दोनों में कॉमन नहीं था वो क्या था? 1/n1 का स्केयर माइनस 1/n2 का स्केयर, और डेल्टा ई के साथ हमारे पास यूनिट क्या है? जूल पर एटम। अगर हमारे पास हाइड्रोजन का एटम होगा तो ये z की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये कांस्टेंट फैक्टर हमारे पास रिड्यूस होकर क्या आ जाएगा? एम ई फोर डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्केयर 8 स्केयर 1/n1 का स्केयर माइनस 1/n2 का स्केयर, और यूनिट्स क्या होंगे? जूल पर एटम। तो हमने जो इससे पहले वाले स्टेप में कॉमन थी वैल्यू जो कांस्टेंट की वो बाहर निकाल ली, और अंदर जो दोनों में डिफरेंट चीज़ें हैं वो क्या हैं? 1/n1 का स्केयर माइनस 1/n2 का स्केयर।
फिर हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू 1 लेते हुए इसको रिड्यूस कर दिया। इस कांस्टेंट फैक्टर की वैल्यू पहले ही मैं बता चुकी हूँ 2.18 इंटू 10⁻18 के बराबर होती है। अंदर क्या आ गया 1/n1 का स्केयर माइनस 1/n2 का स्केयर। तो हमारा पहला स्टेप वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट करने के लिए कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हमें डेल्टा ई चाहिए था। अब हम क्या करेंगे, इस डेल्टा ई को फ्रीक्वेंसी में चेंज करेंगे। फ्रीक्वेंसी जब आ जाएगी तो उसको फाइनली वेव नंबर में चेंज कर देंगे। अब इस डेल्टा ई को फ्रीक्वेंसी में चेंज करने के लिए हमें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की हेल्प लेनी पड़ेगी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में आपने एक फार्मूला पढ़ा था, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू। अगर आप इस फार्मूले में न्यू की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वो एच जो इस न्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ ले जाना होगा, वो डेल्टा ई के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो न्यू की वैल्यू किस तरह निकलेगी, डेल्टा ई को एच से डिवाइड करने से। अभी मैंने आपको बताया डेल्टा ई की एक्सप्रेशन में जो कांस्टेंट फैक्टर है वो Me4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर के इक्वल है। जब ये फैक्टर 8 से डिवाइड होगा, ये डेल्टा ई डिवाइडेड बाई 8, तो इस पूरे कांस्टेंट में सिर्फ किस चीज़ का इजाफा होगा, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है एच इसके साथ, तो नीचे जो डिनोमिनेटर में एच स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा एच क्यूब। तो फ्रीक्वेंसी निकालते वक्त हमने डेल्टा ई की वैल्यू को जब एच से डिवाइड किया तो इस कांस्टेंट फैक्टर में ये चेंज आया कि क्योंकि एच डेल्टा ई के साथ डिवाइड हुआ है इसलिए ऊपर वाला जो नोमिनेटर है उस पर तो कोई चेंज नहीं आया, वो Me4 के इक्वल ही रहा। लेकिन नीचे जो डिनोमिनेटर है वो 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर फिर एच स्क्वायर की बजाय क्या बन गया एच क्यूब। ऊपर वाले कांस्टेंट में और नीचे वाले कांस्टेंट में यही फ़र्क है कि डेल्टा ई जब एच से डिवाइड हो जाएगा तो वो एच स्क्वायर की बजाय एच क्यूब हो जाएगा। और आपके पास ये जो राइट हैंड साइड, ये जो राइट साइड पे 1/n1 स्क्वायर है ये भी उसी तरह अनचेंज आप लिख लेंगे माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब चूंकि आप डेल्टा ई को एच से डिवाइड करने के बाद और एच क्यूब आ जाने के बाद फ्रीक्वेंसी में चेंज कर चुके हैं तो अब इसके साथ एनर्जी का यूनिट नहीं लगेगा जूल। अब फ्रीक्वेंसी में चेंज होने के बाद इसके साथ फ्रीक्वेंसी का यूनिट लगेगा हर्ट्ज। तो इस तरह हमने वेव नंबर की कैलकुलेशन के लिए जो इक्वेशन डिराइव करनी थी उसके लिए 2 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए। सबसे पहले हमने डेल्टा ई निकाला जिसके लिए हमें एनर्जी एक्सप्रेशंस की ज़रूरत पड़ी। हाइयर ऑर्बिटल E2 की एनर्जी में से E1 की एनर्जी को सब्ट्रैक्ट किया। डेल्टा ई का जो एक्सप्रेशन है उसको हमने जब एच से डिवाइड किया तो फ्रीक्वेंसी आ गई। अब ये जो न्यू फ्रीक्वेंसी आई है इसको वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पीड ऑफ लाइट से अगर डिवाइड कर दें, स्पीड ऑफ लाइट c से, तो आपके पास वेव नंबर आ जाएगा। तब इसके लिए देखें, आपको भी मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन क्या था। फ्रीक्वेंसी के एक्सप्रेशन में Me4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब था। जब ये कांस्टेंट फैक्टर न्यू c से डिवाइड हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में c का इजाफा हो जाएगा। अब ये जब फ्रीक्वेंसी c से डिवाइड होगी तो कांस्टेंट जो है वो Me4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब c हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी जो थी उसकी जो एक्सप्रेशन डिराइव की थी उसको जब c से डिवाइड किया तो Me4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब c हो गया। अब ये जो पूरा कांस्टेंट फैक्टर है, इसमें सारे कांस्टेंट फैक्टर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, 8 भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट स्पेस वैक्यूम परमिटिविटी ये भी कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये पूरा फैक्टर कांस्टेंट है। कांस्टेंट फैक्टर का आंसर कांस्टेंट ही आएगा और इस कांस्टेंट की वैल्यू है 1.09678 इंटू 10⁻7। बाकी 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर उसी तरह अनचेंज लिख लेंगे। ये वो एक्सप्रेशन है जिसके हमने डिराइव करने के लिए ये पूरा आर्टिकल स्टडी किया। वेव नंबर तक हम उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते जब तक हमारे पास सबसे पहले डेल्टा ई ना हो। डेल्टा ई को हम जब एच से डिवाइड कर देते हैं तो फ्रीक्वेंसी में बदल जाता है, और जब फ्रीक्वेंसी को वेलोसिटी कांस्टेंट c से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास वेव नंबर आ जाता है। तो अब जब भी आपने वेव नंबर किसी भी लाइमन सीरीज़ की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी या लिमिटिंग लाइन का निकालना होगा तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि लाइमन सीरीज़ वो सीरीज़ है
जिसमें कोई भी हायर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन, चाहे वो 2 पर हो, 3 पर हो, 4 पर हो, 5 पर हो, 6 पर हो या इन्फिनिटी पर हो, अगर वो लोअर ऑर्बिट फर्स्ट पे जंप कर जाए तो जितनी भी लाइंस फॉर्म होंगी उन तमाम लाइंस के ग्रुप को हम क्या कहेंगे, लाइमन सीरीज़ के लाइन। अगर फ़र्ज़ करें आपको आ जाता है कि लाइमन सीरीज़ की पहली लाइन का वेव नंबर आप कैलकुलेट करें, तो पहली लाइन उस वक्त फॉर्म होती है जब n2 की वैल्यू 2 हो और n1 की वैल्यू 1 हो। तो आपने n2 ये सारे ही नहीं ले लेने। पहली लाइन के लिए n2 की वैल्यू 2 होगी और n1 हमेशा लाइमन सीरीज़ में फ़िक्स रहेगा 1। चाहे आप दूसरी लाइन का निकालें वेव नंबर, तो वहाँ पे n2 सिर्फ बदलेगा 3, n1 हमेशा 1 ही रहेगा। अगर आपसे कोई कहता है तीसरी लाइन का वेव नंबर निकाल दें, तो तीसरी लाइन तब फॉर्म होती है जब इलेक्ट्रॉन चौथे ऑर्बिट से जंप करके पहले पे आता है, तो n2 फिर बदल जाएगा 4 पर, लेकिन n1 की वैल्यू 1 ही रहेगी। तो आपकी बुक में जो कैलकुलेशंस करके दिखाई गई हैं उसमें लाइमन सीरीज़ की पहली दूसरी लाइन का जो वेव नंबर है वो निकाल के आपको बताया हुआ है। अगर फ़र्ज़ करें लाइमन सीरीज़ की पहली लाइन का वेव नंबर निकालना पड़ जाए तो हम यहाँ पे मैंने लिख के बताया हुआ है आपको। वैसे तो लाइमन सीरीज़ में कोई भी हायर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट पे जंप कर जाए तो जितनी लाइंस होंगी वो लाइमन सीरीज़ कहलाएंगी, लेकिन पहली लाइन तब भी बनेगी जब 2 का इलेक्ट्रॉन 1 पर आए। तो जब हमने पहली लाइन का वेव नंबर निकालना होगा तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन इस कांस्टेंट फैक्टर को हम डायरेक्टली कांस्टेंट फैक्टर की वैल्यू लगा के यूज़ कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर कभी भी कोई चेंज नहीं आएगा। 1.0967 इंटू 10⁻⁷। फिर फार्मूले के अकॉर्डिंग 1/n1 के स्केयर में से 1/n2 के स्केयर को माइनस करेंगे। n1 का स्केयर हमारे पास 1 का स्केयर आ जाएगा और n2 का स्केयर 2 का स्केयर आ जाएगा। 1 का स्केयर माइनस 1 का स्केयर और 2 का स्केयर, इन पूरे फैक्टर को आपने एलसीएम लेके सॉल्व करके इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। आपके पास वेव नंबर पहली लाइन का आ जाएगा लाइमन सीरीज़ की। इसकी वैल्यू है 82.26 इंटू 10⁵ पर मीटर। अब सपोज कर लेते हैं हमने लाइमन सीरीज़ की ही दूसरी लाइन का वेव नंबर निकालना है, तो n2 अब 2 नहीं होगा, n2 की वैल्यू 3 हो जाएगी, मगर n1 हमेशा लाइमन सीरीज़ के लिए 1 ही रहेगा। तो हम सेकेंड लाइन के लिए n1 वही फिक्स वैल्यू 1 ही लेंगे, मगर n2 की वैल्यू 3 ले लेंगे। 1/n1 का स्केयर माइनस 1/n2 का स्केयर जो फार्मूला है उसमें लोअर ऑर्बिट तो 1 स्केयर ही रहेगा, लेकिन हायर ऑर्बिट का नंबर 2 का स्केयर की बजाय 3 का स्केयर हो जाएगा। इसको सॉल्व करके जो सेकेंड लाइन का वेव नंबर आएगा वो 97.49 इंटू 10⁵। लाइमन सीरीज़ की लिमिटिंग लाइन कौन सी होती है? वो जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से फर्स्ट पर जंप कर जाए, तो यहाँ पर n2 के स्केयर की बजाय इन्फिनिटी का स्केयर आ जाएगा, लेकिन n1 मैंने आपको बार बार बताया लाइमन सीरीज़ के लिए फ़िक्स ही रहेगा 1, क्योंकि कोई भी हायर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट पे जंप कर जाए तो जितनी सीरीज़ ऑफ लाइन फॉर्म होंगी वो लाइमन सीरीज़ की लाइन कहलाएंगी। तो 1/1 स्केयर माइनस 1/इन्फिनिटी का स्केयर, इन्फिनिटी से कोई भी चीज़ डिवाइड होगी वो ज़ीरो हो जाएगी, तो 1/1 का स्केयर और उसके बाद जो है आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास आंसर आ जाएगा 109.678 इंटू 10⁵। अब आ जाते हैं बाल्मर सीरीज़ के ऊपर। अगर कोई भी हायर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, अब आप यहाँ पर हायर ऑर्बिट 2 नहीं लेंगे, क्योंकि अगर किसी भी हायर ऑर्बिट 3, 4, 5, 6, 7, 8 से इन्फिनिटी तक का इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट के ऊपर जंप कर जाए तो फिर हम जितनी भी लाइंस फॉर्म होंगी उनको कहेंगे बाल्मर सीरीज़ की लाइन। अब बाल्मर सीरीज़ में n1 की वैल्यू हमेशा फिक्स होगी 2 पर, जिस तरह लाइमन में n1 की वैल्यू फर्स्ट पे थी। तो क्योंकि हायर कोई भी ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन 2, 3, 4, 5 से इन्फिनिटी तक फर्स्ट पे अगर जंप करता है तो लाइमन सीरीज़ फॉर्म होती है। बाल्मर में क्या होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से लेकर इन्फिनिटी तक का कोई भी हायर इलेक्ट्रॉन अगर 2 पे जंप कर जाए, लोअर ऑर्बिट n1 2 पे जंप कर जाए तो सीरीज़ ऑफ लाइन कहलाएंगी बाल्मर सीरीज़। अब अगर आपको आ जाता है बाल्मर सीरीज़ की पहली लाइन का वेव नंबर निकालें, तो आपके पास n1 तो हमेशा फिक्स ही रहेगा 2, मगर n2 पहली लाइन के लिए क्या हो जाएगा 3, इसी तरह दूसरी लाइन के लिए 4, तीसरी लाइन के लिए 5। तो आप उसी तरह इस कैलकुलेशंस को कंटिन्यू करते हुए पहली, दूसरी, तीसरी लिमिटिंग लाइन हर एक का वेव नंबर निकाल सकते हैं। उसके बाद पास्टन सीरीज़ आ जाती है। अब उसमें आप खुद ही गैस कर सकते हैं कि n2 की वैल्यू जो होगी वो फिर 3 से नहीं स्टार्ट होगी, 4, 5, 6, 7 से ऑनवर्ड होगी,
और N1 की वैल्यू फिक्स हो जाएगी 3 के ऊपर। और कोई भी हाइयर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन अगर 3 पे जब कर जाए और N1 की वैल्यू फिक्स 3 हो जाए तो उसको हम पास्टन सीरीज़ की लाइंस कहेंगे। और इसी तरह आप उसकी भी पहली, दूसरी, तीसरी लिमिटिंग लाइन, किसी भी लाइन का जो भी पेपर में आपसे पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग उसका वेव नंबर निकाल सकते हैं। तो ये आज हमारा टॉपिक है टू अ स्पेक्ट्रम। अब आगे हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल।